नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान हम किसे कहते हैं, यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान जो होता है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या करते हैं, समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, वही क्या हो गया, जीव विज्ञान हो गया। अब जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान के जो जनक है उन्हें कहते हैं क्या, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक को क्या कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और जो बायोलॉजी जो शब्द है वह किससे बना है, तो बायोलॉजी जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस। बायो प्लस लोगोस, बायो का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे लैमार्क ने 1801 में क्या किया था, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। अब बात आता है जो हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम हम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम जो होता है, जैव प्रक्रम क्या है, तो जीवों में संपन्न होने वाली वे सारी क्रियाएं, जीवों में संपन्न होने वाली वे सारी क्रियाएं जो समन्वित रूप से अनुकूलन का कार्य करता है, उसे ही क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि बच्चों जीवों में जितने भी क्रियाएं संपन्न होती है, जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, गति हो गया, ये सब क्या है, हमारे जीवन में जितनी भी क्रियाएं होती है, हमारे जीवन में जितनी भी क्रियाएं, ये सब क्रियाएं होती है, इन सब का संपूर्ण रूप यानी वे सारी क्रियाएं, ये जितनी भी क्रियाएं हो रही है, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और जैव प्रक्रम में पोषण हो गया, श्वसन हो गया, ये सब उत्सर्जन आदि होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि कोई भी वस्तु सजीव है तो उसका लक्षण क्या होना चाहिए, यानी सजीव होने के लिए क्या क्या लक्षण होना चाहिए। तो सजीव होने के लिए प्रमुख लक्षण क्या क्या होना चाहिए, तो क्या पहला लक्षण क्या है कि भोजन को ग्रहण करना, यानी ये लड़का क्या कर रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है, ये क्या हो गया, सजीव हो गया, भोजन ग्रहण करना। दूसरा क्या, सांस लेने, यानी अगर सांस ले रहे हैं तो कोई भी चीज अगर सांस ले रहा है, कोई भी वस्तु, वह क्या हो गया, सजीव हो गया। उत्सर्जन करना, उत्सर्जित करेगा तो वो भी क्या हो गया, सजीव हो गया। वृद्धि करेगा लंबाई में या किसी में भी वृद्धि कर रहा है, लंबाई में या फिर विकास कर रहा है अपने शरीर में, तो वो भी क्या हो गया, सजीव हो गया। या फिर गति कर रहा है तो वो भी क्या हो गया, सजीव हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं कि पोषण क्या होता है। अब बात करते हैं कि पोषण क्या होता है। ठीक है। जो पोषण होता है वह क्या होता है, पोषण हम किसे कहते हैं, यानी पोषण क्या होता है। तो पोषण जो होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उससे जो पोषक तत्व प्राप्त होता है वही क्या है, पोषण है। तो यही कह रहा है कि वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, यानी वह प्रक्रम जिसमें क्या करते हैं, कोई भी जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, उसे ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है। अब बात आता है कि पोषक तत्व क्या होता है। यहाँ पे एक बात आया है पोषण में, यहाँ एक बात आता है कि पोषक तत्व, यहाँ पे कौन सा बात आया है, पोषण में एक शब्द आया है क्या, पोषक तत्व। तो ये पोषक तत्व क्या होते हैं, तो ये जो पोषक तत्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व जो होता है वह क्या होता है। तो पोषक तत्व जो होता है वैसा तत्व को कहा जाता है जिसमें जीवों को क्या होती है, जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर को जरूरतों की क्या होती है, पूर्ति होती है। यानी पोषक तत्व से क्या होगा, शरीर में जितनी भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करेगा, और साथ ही जीवों को क्या मिलेगा,
ऊर्जा मिलेगा जिससे वह क्या करेगा, अपना वृद्धि करेगा या फिर अपना कोई भी कार्य करेगा। अब पोषक तत्व का एक और परिभाषा दिया गया है कि पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर के क्या करता है, शरीर के समृद्धि करता है, शरीर को क्या करता है, समृद्ध करता है, और यह उनके निर्माण यानी वह अंगों को निर्माण करता है और उनकी मरम्मत भी करता है। यानी कोई भी अंग में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो पोषक तत्व क्या करता है, जब हम विटामिन वगैरह खाते हैं कोई भी, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर के जितने भी अगर कोई भी टूटा फूटा या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको क्या करता है, मरम्मत करता है। और यह क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर को क्या करता है, पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है, और यही ऊर्जा हमारे शरीर को सभी क्रियाओं को चलाने में क्या करती है, आवश्यकता होती है, या फिर कोई भी काम करते हैं तो इसी की सहायता से हम कर पाते हैं। अब बात आता है कि पोषण जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पोषण जो होता है, पोषक लिख दिया है यहाँ पे क्या होना चाहिए, पोषण होना चाहिए। यानी जो पोषण होता है, पोषण जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है क्या, स्वपोषण, और दूसरा क्या होता है, परपोषण। तो अब समझते हैं कि स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण का मतलब ये अर्थ अब नाम से ही पता चलता है, स्व मतलब खुद से, पोषण खुद से जो पोषण करेगा। यानी स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता है, वह अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है, किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, उसे क्या करते हैं, स्वपोषण करते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, या शैवाल हो गए, जितने भी हरे पेड़ पौधे हो गए या शैवाल हो गए जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं, जितने भी जीव जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, वे सभी स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे हो गए या फिर शैवाल हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्वपोषी होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। अब स्वपोषण तो हम समझ गए, अब क्या होता है, अब है परपोषण क्या होता है। स्वपोषण और दूसरा क्या है, परपोषण। तो परपोषण क्या होता है, परपोषण जो होता है वह पोषण की वह विधि है जिसमें जीव स्वपोषण में अपने खुद पे निर्भर रहता था, लेकिन परपोषण में क्या होता है, दूसरे जीव पर निर्भर करता है। जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे ही क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। यानी परपोषण में कोई भी जीव दूसरे भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, वह क्या कहलाएगा, परपोषी कहलाएगा, और वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। जैसे मानव जो हो गया, जानवर हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब क्या है, परपोषी होते हैं। ठीक है, अब परपोषण भी तीन प्रकार का होता है, परपोषण भी तीन प्रकार का होता है। जैसे प्रकृति के आधार पर परपोषण को कितने प्रकार से विभाजित किया गया, यानी तीन भागों में बांटा गया है प्रकृति के आधार पर। कौन कौन, तो पहला क्या है, परजीवी पोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण, और तीसरा है प्राणी संपोषण। ठीक है, आप समझते हैं कि परजीवी पोषण क्या होते हैं। परजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी क्या होते हैं, दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होता है, वह क्या होता है, परजीवी पोषण होता है। उसमें क्या होता है, परजीवी पोषण होता है, यानी परजीवी होते हैं। परजीवी पोषण, परजीवी में ही परजीवी पोषण होता है, यानी दो जीवों के बीच वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होगा और दूसरे को हानि होगा। जैसे जैसे जू होता है, जू, आप लोग को जू जू यानी जो ढील होता है, ढील, जू को क्या कहते हैं, ढील कहते हैं। जो ढील आपके बाल में रहता है, सर में रहता है, वह क्या करता है, आपको काटता है, जिससे आपका खून चूसता है, जिससे उसको फायदा होता है, और हम लोगों को क्या होता है, नुकसान होता है। उसी प्रकार जो जोक होता है वो मनुष्य के शरीर पे या फिर भैंस के, गाय के शरीर पे पकड़ लेता है और उसका खून चूसने लगता है, जिससे उसको लाभ होता है, जू को, जोक को, और
मनुष्य को या फिर कोई भी जीव है उसको अगर वह काटता है तो उसको क्या होता है, नुकसान होता है। तो एक जीव को लाभ और एक जीव को क्या हुआ, हानि हुआ। वही बताया यहाँ पे। जैसे भैंस या जोंक हो गया, मानव के शरीर के बाल में रहने वाला जू हो गया, यह एक क्या है, परजीवी है। अब परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, बाह्य परजीवी, जो बाहर से रहता है, और एक होता है अंतः परजीवी। तो पहले समझते हैं बाह्य परजीवी क्या होगा। तो परजीवी का वह रूप जिसमें जीव दूसरे जीव पर शरीर के बाहरी भागों से पोषण करता है, उसे बाह्य परजीवी। शरीर के बाहरी भाग से रहेगा तो बाह्य से बाहरी हो गया, तो बाहरी भाग से जो पोषण प्राप्त करेगा वो क्या हो गया, बाह्य परजीवी। जैसे जू हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, ये सब यहाँ पे जो जू हो गया, मक्खी, मच्छर, खटमल, ये सब क्या है, ये सब जो है बाह्य परजीवी में आते हैं। अब है अंतः परजीवी। यह परजीवी का वह रूप होता है जिसमें जीव क्या करते हैं, दूसरे जीव के शरीर के अंदर पोषण करते हैं, यानी शरीर के अंदर जाकर पोषण करता है। जैसे ये फीता कृमि हो गया, फीता कृमि, गोल कृमि हो गया, हुक वर्म हो गया, टेप वर्म हो गया, एंट अमीबा हो गया, ये सब क्या है, ये सब अंतः परजीवी है, यानी शरीर के अंदर में जाकर क्या करता है, अपना पोषण करता है। अब एक है दूसरा है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में क्या होता है, वैसा पोषण होता है जिसमें पोषण का वह रूप है। मृतजीवी पोषण क्या है, पोषण का वह रूप है जिसमें जीवों का जो पोषण होता है सड़े गले एवं मरे जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, उसे ही क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। जिसमें जीव क्या होगा, सड़े गले और मरे हुए जीवों से अपना पोषण करेगा, वह क्या हो गया, मृतजीवी पोषण हो गया। जैसे कवक हो गए, जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, ये सब क्या करता है, यह सड़े गले और मरे हुए जीवों पर क्या करता है, अपना पोषण करता है। जैसे ये जो मशरूम जो होता है, मशरूम, ये वाला जो मशरूम आप लोग खाते हैं, ये सब क्या है, यह एक प्रकार का मृतजीवी पोषक है। और ये मृतजीवी पोषण इसमें होता है, और यह एक प्रकार का क्या है, कवक है। अब अगला है प्राणी संपोषण क्या होता है। तो प्राणी संपोषण क्या होगा, पोषण की वह विधि जिसमें जीव क्या करता है, अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में करता है, उसे ही क्या करते हैं, उस प्राप्त करता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे ये मनुष्य है, भोजन कर रहा है तो ठोस रूप में भोजन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, या फिर तरल रूप में भी भोजन करते हैं, जैसे पानी वानी पीते हैं, रस वस पीते हैं, जूस पीते हैं, ये सब दही खाते हैं, दूध पीते हैं, ये सब क्या है, ये सब प्राणी पोषण संपोषण में आते हैं। मेढक जो हो गया, ये भी क्या है, प्राणी संपोषी है। मेढक भी क्या है, प्राणी संपोषी है। अब ये तो जीवों में पोषण हो गया। अब समझते हैं कि पौधों में पोषण कैसे होता है। पौधे में पोषण कैसे होता है, पौधे में जो पोषण होता है वह किसके द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया के कारण होता है। जैसे पौधे में पोषण क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के फलस्वरूप होगा। इसमें क्या होता है, जिसमें हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यानी जब पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे ही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से और क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जड़ से खनिज लवण ले लेता है, यानी जल ले लेता है, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, जिसके फलस्वरूप अपना भोजन क्या बनाता है, ग्लूकोज के रूप में बनाता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और यही कुछ समरी दिया गया है, यानी इसका रिवीजन है, क्विक रिवीजन है, जिसमें पर पोषण में जीव क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। और पर पोषण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषण। परजीवी भी 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य परजीवी, एक अंतः परजीवी। और पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्या है, स्वपोषी होते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण में
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्यतः कितने बातों की जरूरत होती है? तो 4 बातों की जरूरत होती है। पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। 4 चीजों की आवश्यकता होगी। जो पहला क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहाँ से प्राप्त करेगा? वायुमंडल से प्राप्त करेगा। और क्या होगा? जो जल लेगा, जल कहाँ से लेगा? तो जमीन से ग्रहण करेगा जड़ों के द्वारा। यहाँ पे भी बताया गया है, जड़ जमीन से जल ले रहा है, वायुमंडल से CO2 ले रहा है। अब क्या कर रहा है? और सूर्य का प्रकाश, सूर्य से प्रकाश ले रहा है, सूर्य का प्रकाश। और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। ये जो क्लोरोफिल है, पौधों के पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, यह क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, और जिसके फलस्वरूप क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया वायुमंडल से, और यहाँ से क्या लिया? जल लिया। और ये दोनों जब अभिक्रिया करे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में, तो ये इसका भोजन बन गया, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज कहते हैं, ये अपना मंड बनाता है और CO ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, और यहाँ पे जल भी बनाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है एक प्रयोग द्वारा बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसको प्रयोग द्वारा बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इस बात को बताने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे क्या चाहिए? पहला, हमें गमले में लगा पौधा चाहिए। उसके बाद से क्या चाहिए? एल्कोहल चाहिए। उसके बाद से आयोडीन का घोल चाहिए। उसके बाद से काला कागज और क्लिप चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं? अपनी अभिक्रिया प्रारंभ करते हैं, अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले गमले में लगे पौधे को 2-3 दिन तक अंधेरे में रखते हैं, ताकि उसका स्टार्च क्या हो जाए? खत्म हो जाए, ताकि वह क्या हो जाए? स्टार्च रहित हो जाए। 2-3 दिन तक क्या करते हैं? अंधेरे कमरे में रख देते हैं। उसके बाद से उसके पत्ती के आधे भाग को काला कागज से ढक देते हैं, और क्लिप की सहायता से उसे ढक देते हैं। यहाँ पे काला कागज और क्लिप से हम क्या किए? इसको ढक दिए एक पत्ते को। बाद में इस गमले के में लगा पौधे को 3-4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देते हैं। फिर इस पौधे को क्या करते हैं? धूप में छोड़ देते हैं 3-4 घंटे के लिए। अब पत्ती को तोड़ लेते हैं और जल से भरे बीकर में डाल देते हैं। इस पत्ती को तोड़ दिए हैं और जल से भरे बीकर में क्या कर दिए? डाल दिए। उसमें एल्कोहल भी मिलाकर गर्म करते हैं। इसमें एल्कोहल में मिलाकर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और जब गर्म करते हैं यहाँ पे एल्कोहल में मिला के, तो फिर क्या होता है? अब पत्ती को साफ कर बाहर निकाल कर धो लेते हैं। पत्ती को साफ करके यहाँ से क्या कर लिए? बाहर निकाल के धो लिए। अब धोने के बाद क्या करते हैं? अब इसका क्या करते हैं? अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि पत्ती का ढका हुआ हिस्सा काला नीला न होकर सफेद हो गया, जबकि शेष भाग क्या हो गया? नीला हो गया। यहाँ पे आयोडीन का घोल जब गिरा रहे हैं तो क्या हो रहा है? आयोडीन का घोल गिरा रहे हैं तो कुछ भाग क्या हो रहा है? काला नीला हो रहा है, और कुछ भाग क्या हो रहा है? काला नीला हो जाता है, और कुछ भाग सफेद ही रह जाता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, क्योंकि केवल प्रकाश वाले भाग में ही स्टार्च बन पाता है। जहाँ प्रकाश होगा वहीं पे क्या होगा? स्टार्च बनेगा। अब अगला है कि साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इसके लिए क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का आवश्यक होने के लिए अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए हम क्या करते हैं? गमले में लगा कैक्टस कोटन कोटन होगा, कोटस नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? कॉटन, कोटन, क्रोटन। क्रोटन का एक क्या लेते हैं? क्रोटन का एक पौधा लेते हैं। उसमें लंबी
2-3 दिन तक अंधेरे में लगते हैं। उसके पौधे पत्ते को हम क्या करते हैं, पहले 2-3 दिन तक अंधेरे में रखते हैं, पौधे को छोड़ देते हैं ताकि वह क्या हो जाए, स्टार्च रहित हो जाए एवं चितकबरा हो जाए। इसके बाद गमले में लगे पौधे को 2-3 दिन तक धूप में छोड़ देते हैं, सेम वही विधि करते हैं। उसके बाद पत्ती को तोड़कर अल्कोहल से भरे पात्र में डालते हैं और उबाल देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल अल्कोहल में क्या होता है, घुलनशील होता है, जिसके कारण सर्वेक्षण में पाया गया है कि जहाँ क्लोरोफिल था वहाँ का रंग काला या नीला हो जाता है और जहाँ क्लोरोफिल नहीं था वहाँ का क्या हो गया, सफेद हो जाता है। इससे यह साबित हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, क्लोरोफिल आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।